नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती रापुल है। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में। हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अज़ूस्पर्मिया कहते हैं। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं और उसमें शुक्राणुओं की संख्या 0 आती है, इसे हम अज़ूस्पर्मिया कहते हैं। जब कोई पेशेंट ये रिपोर्ट लेके आता है तो श्योरली उनके लिए तो ये एक शॉकिंग रिपोर्ट होता है, क्योंकि अज़ूस्पर्मिया के ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होती हैं। जब किसी का रिपोर्ट अज़ूस्पर्मिया करके आता है तो पहले तो हम उन्हें ये टेस्ट रिपीट करने के लिए बोलते हैं। जब अज़ूस्पर्मिया का रिपोर्ट आता है तो हमें कुछ हार्मोन टेस्ट करवानी पड़ती हैं, जैसे सीरम FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन। आगे का ट्रीटमेंट ये रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनका लेवल हाई आता है तो ये प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर का संकेत देती है। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल लेवल में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में शुक्राणु बन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर आने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया भी कहते हैं। अज़ूस्पर्मिया क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बिफोर बर्थ टेस्टिस का ग्रोथ पेट से शुरू होता है। धीरे धीरे ये टेस्टिस नीचे डिसेंड होके ग्रॉइन में आ जाते हैं। अगर ये समय पे नहीं हुआ तो इसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। पेट का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फंक्शनिंग टेस्टिस का रुक जाता है और वो अट्रोफिक हो जाते हैं। अगर एक टेस्टिस पेट के अंदर रह गया और दूसरा स्क्रॉटम में है तो भी वो फंक्शन करता है और इनफर्टिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड रह जाते हैं तो अज़ूस्पर्मिया होता है। कभी कभी बचपन में कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी अज़ूस्पर्मिया होने के चांसेस है, जैसे मम्स इन्फेक्शन से ये हो सकता है। अगर बचपन में कुछ इंजरी हो गई हो टेस्टिस को तो भी प्रॉब्लम होने की चांसेस है। कैंसर पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग बहुत हाई टेम्परेचर्स में, जैसे फर्नेसेस के पास काम करते हैं, उन्हें भी हाई टेम्परेचर एक्सपोजर की वजह से अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। और पेस्टिसाइड एक्सपोजर से भी अज़ूस्पर्मिया के चांसेस होते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीमेन में स्पर्म्स नहीं आते, लेकिन वो रिट्रोग्रेडली यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, जिसे हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। और कुछ लोगों में कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से भी अज़ूस्पर्मिया होता है, जैसे हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म ये ट्रीटेबल कंडीशंस है। बाकी जो कंडीशंस है उसमें IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम आपके खुद के स्पर्म से आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। पहले तो जब आपके FSH और LH लेवल्स नॉर्मल आती हैं तो हमें कंफर्म करना होता है कि आपके टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं। इसके लिए हम टेस्टिकुलर बायोप्सी की एडवाइस करते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी के दौरान अगर स्पर्म्स मिलते हैं तो हम इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं। इसके बाद आपके वाइफ का IVF करना पड़ता है, जिसमें हम उन्हें इंजेक्शंस देके एग्स बना लेते हैं और उन्हें शरीर के बाहर निकाला जाता है। जिस दिन एग्स को बाहर निकाला जाता है उसी दिन हस्बैंड का एक माइनर प्रोसीजर से टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिसमें छोटे से नीडल द्वारा हम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। बाद में एग्स का फर्टिलाइजेशन इसी स्पर्म्स के ICSI मेथड से किया जाता है। इस तरीके से बने हुए एम्ब्रियोज को बाद में हम वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से अगर ज़ीरो स्पर्म काउंट भी आता है तो भी आपके खुद के स्पर्म से आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर आपका रिपोर्ट अज़ूस्पर्मिया करके आता है तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपके आगे के टेस्ट करवा लेंगे और आपको सही ट्रीटमेंट की सलाह देंगे। आशा करती हूँ कि आपके मन में अज़ूस्पर्मिया के बारे में जो सवाल थे उसका उत्तर आपको मिला हो। अगर आपको और कोई सवाल पूछने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।